कैंडिडेट दम कम रखता है, ये बात बिल्कुल गले उतनी नहीं उतरती कि मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है 400 पार आएंगे, तो मोदी की गारंटी तो किसी को खड़ा कर दो। नीति है, राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। देखो, हर आदमी का एक समय आता है, और जब तक के किसी का अच्छा समय नहीं लिखा है तब तक वो कितना भी प्रयास कर ले उसको गद्दी नहीं मिलेगी। इतना समय अगर उनको राजनीति और देश की जनता की नफ समझने में लगा है तो यही कांग्रेस का जो एक नॉर्मल कार्यकर्ता है जो सेवाएं दे रहा था तो उसको वो मंच देना चाहिए। परिवारवाद उसको बोलते हैं, जिसने कोई मेहनत नहीं करी हो, जिसने कोई काम ना किया हो, उसको जाके आपने एक डमी टाइप पे उसको इलेक्शन लड़ा दिया। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे आप एक योग्य कैंडिडेट को आप सरपास नहीं कर सकते। कांग्रेस में कोई परिवारवाद नहीं था, उसमें तो सिस्टम चला रहा था कि उसका बाप है तो उसका बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा। योग्यता होनी चाहिए, उस मंच के लिए आप लायक हैं कि नहीं है। दूसरी बात, हाँ, एक जाति विशेष समुदाय विशेष के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। राजा है वो राजा ही रहेगा, राजा को प्रजा के बीच में नहीं डाला जाता। नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी, मेरे साथ है डॉक्टर नीति, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राजू। और साथ है मेरे सुनील खुरचंद जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब ये बताइए, जहाँ पे बीजेपी कहती है 33% आरक्षण और मोदी जी के 5 सूत्रों में एक सूत्र है कि महिलाओं का सम्मान, आदिवासियों का सम्मान अलग है पर एक सूत्र महिलाओं का सम्मान। अभी 195 लोगों की लिस्ट में नाम, कैंडिडेटों की लिस्ट आई है, मात्र 28 महिलाओं का नाम है, 14%। तो कहाँ सम्मान रह गया महिलाओं का? देखिए, अभी तो लिस्ट आई है, मेरे ख्याल से दूसरी लिस्ट आएगी और हो सकता है और महिलाएं इस लिस्ट में जुड़ेंगी। और सम्मान केवल राजनीति तक नहीं रहना चाहिए, सम्मान ज़मीनी स्तर पे होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, 33% आरक्षण की बात होती है। नहीं, बिल्कुल 33% आरक्षण की बात होती है। और बिल, नारी शक्ति अधिनियम बिल पारित भी मोदी सरकार के कार्यकाल में ही हुआ है, इतने सालों से। 75 शुरुआत नहीं दिखती यहाँ पे पहली लिस्ट में। तो शुरुआत अभी जब परसीमन होएगा उसकी लागू जो होगी वो तो परसीमन के बाद ही होगा, जब सीटें बढ़ेंगी। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें, जब परसीमन के बाद सीट्स बढ़ेंगी तब ऑब्वियसली वहां पे 33% की हम बात कर सकते हैं। कंपल्सरी हो जाएगा और पहले बड़ा दिल दिखाना चाहिए था ना। हाँ, लेकिन टेंटेटिवली अगर आप देखें कि अभी जो आए सारे आंकड़े आए हैं तो उसमें मुझे लगता है और महिलाओं का नाम दूसरी तीसरी लिस्ट में आएगा, दूसरी लिस्ट में आना चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने एक चीज को संसद में पारित की है तो उसको यथार्थ पे जमीन पे दिखाना आवश्यकता है, शुरुआत दिखनी चाहिए। खुरचंद जी, बार बार बीजेपी कहती है, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है परिवारवाद, एक परिवार एक युवराज, उसको बढ़ा रहे हैं। किंतु लिस्ट देखिए आप, अभी जो दिल्ली से शुरुआत करते हैं, बांसुरी को टिकट मिला, ये परिवारवाद नहीं है? नहीं, मेरा मानना यह है कि परिवारवाद इसको नहीं बोलते। परिवारवाद उसको बोलते हैं जिसने कोई मेहनत नहीं करी हो, जिसने कोई काम ना किया हो, उसको जाके आपने एक डमी टाइप पे उसको इलेक्शन लड़ा दिया। बांसुरी स्वराज का एक रिपोर्ट रहा है और रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम किया है और लोगों के दिलों में वो छाई हुई हैं। और मेरा मानना यह है कि उन्होंने अपनी कांग्रेस के लोग छाए हुए थे, कांग्रेस के जमीन कार्यकर्ता नहीं कांग्रेस के पास। नहीं, मैं मना नहीं करूँगी कांग्रेस के, परिवारवाद का आरोप क्यों लगाते हैं? परिवारवाद जो अलग, वो परिवारवाद अलग है कि हाँ भाई एक दूसरे को, कांग्रेस में कोई परिवारवाद नहीं था, उसमें तो सिस्टम चला रहा था कि उसका बाप है तो उसका बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा, उसमें यह परिवारवाद है। यहाँ पर बाप बेटे वाली नहीं चले, यहाँ उसकी माँ थी, माँ के बाद से बांसुरी ने अपने आप को संभाला है, अपने आप को मेहनत करी है, अपने आप को जमीन में उतारा है और उतारते हुए दिलों में छा के लोगों के लिए काम किया है। इसलिए मोदी जी ने देखते हुए ये टिकट दिया है, ना कि ये कि सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं वो इसलिए टिकट दिया, इसलिए नहीं मिला है। हाँ, वो महिला कार्यकर्ता वाली बात है उन्होंने, और काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया लोगों के दिलों में। नहीं खुरचंद जी, काम की बात नहीं, काम सब करते हैं, ऐसा नहीं कांग्रेस के लोग काम नहीं करते हैं। और उन्हें कि जब भी कोई बात आती है, टिकट के ऊपर बात आती है, कहते परिवारवाद। आप क्या देखिए, आप सिंधिया परिवार है, क्या परिवारवाद नहीं है? 3 पीढ़ियां सिंधिया की। देखो, राजा तो राजा ही रहेगा, राजा पे बात नहीं होती, राजा तो राजा रहेगा। कांग्रेस में था परिवारवाद था, कांग्रेस से बीजेपी में आ गया, परिवारवाद खत्म हो गया। मैंने आपको क्या बोला, जो राजा है वो राजा ही रहेगा, राजा को प्रजा के बीच में नहीं डाला जाता। हाँ, उनको राजनीति का एक ये कह लो कि वो गढ़े हुए मंझे हुए प्लेयर हैं, तो दूसरा काम कहाँ से कर लेंगे, उनको जरूरत भी नहीं है। हाँ, वो समाज के लिए सोशल वर्क करने के लिए इसमें घुसे हुए हैं, ना कि वो बिजनेस। राजनाथ सिंह उनका बेटा है। हाँ, परिवारवाद नहीं है ये? वो तो काफी पुराने हैं। नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे पुराने, कांग्रेस से पुराने। डॉक्टर साहब बताइए, क्या परिवारवाद मतलब क्यों आरोप लगता है कांग्रेस के ऊपर, जब बीजेपी में बहुत लंबी लिस्ट है? देखिए, परिवारवाद का आरोप जो मेन लगता है वो गांधी परिवार के संदर्भ में ज़्यादा लगता है। कारण है कि आज़ादी से लेके आज तक राहुल गांधी एज ए पर्सन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नेता के तौर पे वो इतनी उम्र तक, आज 55 साल की उम्र हो गई है उनकी, और एक लिगेसी को से आए भी हैं, परिवार को वो बिलोंग भी करते हैं, लेकिन
लेकिन उसके बाद भी अगर एक नेता के तौर पे उनका योगदान देखा जाए भारतीय राजनीति में तो वो कहीं से दिखता नहीं है। लेकिन उसके कहीं से नहीं दिखता कर, पूरे भारत की उन्होंने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक पदयात्रा की, तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट पदयात्रा कर रहे हैं, कम है किसी नेता ने किया बीजेपी के? पदयात्रा अब कर रहे हैं, यही मैं बोल रही हूँ, पदयात्रा अब कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में चुनावों को एक सीरीज कांग्रेस हारी है। उन्होंने अपने अमेठी में भी प्रदर्शन नहीं दे पाए। आप देखिए, मैं बात ये कह रही हूँ कि इतना समय अगर उनको राजनीति और देश की जनता की नफ समझने में लगा है तो यही कांग्रेस का जो एक नॉर्मल कार्यकर्ता है जो सेवाएं दे रहा था तो उसको वो मंच देना चाहिए था। अब आप बात करते हैं राजनाथ सिंह की, बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, बात करते हैं बांसुरी स्वराज की, बात करते हैं। मैं कल्याण सिंह की बात करता हूँ। कल्याण सिंह जी राज्यपाल थे, उनका बेटा सांसद था, उनका तीसरी पीढ़ी प्रदेश में मंत्री थे। देखिए बात मैं देखूं, राजनीति का जो समीकरण है, जो फाइनल अगर कोई कैंडिडेट को टिकट दी जाती है, कोई भी पार्टी दे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि विनेबिलिटी क्राइटेरिया है कि नहीं, क्या ये उम्मीदवार हमको ये सीट निकाल के दे सकता है, नंबर एक। वही कांग्रेस करती है। नंबर दो, नंबर को लगते हैं फिर। हाँ, तो फिर राहुल गांधी जी अमेठी हार गए तो उनकी विनेबिलिटी क्राइटेरिया एक बड़े परिवार होने अटल जी जमानत जब्त हुई थी मथुरा में, इसका मतलब क्या है? नहीं, मैं मानती हूँ अटल जी की उसके बाद भी लोग लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी आप समझ सकते हैं, उनका बैकग्राउंड एक मायने रखता है। और उसके ऊपर जो पब्लिक और जो केडर है बीजेपी का, अब मान लीजिए बांसुरी जी नहीं है राजनीति में, लेकिन बहुत ही छोटे समय में उन्होंने अपनी जो है पृष्ठभूमि को मजबूत किया है और उसके साथ उनका जो समर्थन मिल रहा है उससे वही से पता चल रहा है कि किस प्रकार से जनता चाह रही है कि वो आए। जब आपकी विनेबिलिटी क्राइटेरिया स्ट्रांग होती है तो हर पार्टी उसको लाना चाहेगी, तो वो वहाँ पे परिवारवाद से ज़्यादा वो एज अ पर्सन, व्यक्तित्व कितना सीट निकालने में दमखम रखता है वो भी देखा जाता है। कैंडिडेट दमखम रखता है, ये बात बिल्कुल गले उतनी नहीं उतरती कि मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है 400 पार आएंगे। जब मोदी की गारंटी तो किसी को खड़ा कर दो, परिवारवाद क्यों आता बीच में? देखो ये बात की गारंटी है। हाँ, ये परिवारवाद क्यों? ये आपकी बात ठीक है कि मोदी जी की गारंटी है और किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। अभी जैसा आपको पता है, सब लोगों को पता है, पैराशूट कैंडिडेट है, ये जमीन में काम ही नहीं किया कहीं नई दिल्ली में इन्होंने। नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने भी अपना पर्चा भरा, मैंने भी अपने बारे में दिया है, तो वहाँ पर सर्वे होता है, सर्वे में कौन आदमी खरा उतरता है। हमारे लिए तो कोई परिवारवाद नहीं है। आने वाले टाइम में हो सकता है मुझे टिकट मिल जाए, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। मोदी जी तक बात पहुँचनी चाहिए कि जमीनी कार्यकर्ता इतने साल से जुड़ा हुआ है। अगर कोई बंदा काटिंग करने में लग जाए कि नहीं इसको ऊपर नहीं उठाना है, परिवारवाद को उठाना है, तो वो तो परिवारवाद के लिए इलेक्शन होगा, फिर इसमें कोई पब्लिक का इलेक्शन हो ही नहीं सकता है। एक तरफ बात करते हैं डॉक्टर साहब, मतलब 50% ओबीसी है, बात ओबीसी के लिए मोदी जी बार बार बात करते हैं कि ओबीसी होने चाहिए, ओबीसी होने चाहिए, और 50% ओबीसी हैं। ओबीसी 50% मिला नहीं। देखिए 57 ओबीसी को मिला है अभी 195 में। और देखिए मैं जातिवाद की जनगणना में जातिवाद के 25% रही है नहीं तो मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ कि देखिए सबसे पहली बात है, एक तो योग्यता होनी चाहिए, उस मंच के लिए आप लायक हैं कि नहीं है। दूसरी बात, हाँ, एक जाति विशेष, समुदाय विशेष के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए समाज। सोशल इंजीनियरिंग नाम की चीज है ना कोई। सोशल इंजीनियरिंग आप नया वर्ड दे रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे आप एक योग्य कैंडिडेट को आप सरपास नहीं कर सकते हैं। और देखिए परफॉर्मेंस देखी जाती है एट द एंड ऑफ द डे। दिल्ली में परफॉर्मेंस बताइए मुझे कि कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति बीजेपी में टिकट पा जाता है, बीजेपी 20 साल से दरी बिछा बेचारा कार्यकर्ता लगा हुआ है, उसे टिकट नहीं मिलती, क्या की परफॉर्मेंस है? पर ये देखिए परफॉर्मेंस हर स्तर पे देखी जाती है, पहली चीज। दूसरे कार्यकर्ता की परफॉर्मेंस कैसे देख लिया आपने? दूसरी चीज ये है कि राजवीर जी, टिकट एक है, दावेदार 1000 हैं। अब आप बाकी 999 तो खुश नहीं रहेंगे, लेकिन बीजेपी की जो विचारधारा है वो कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ पे हर इंसान अपने आप को नेता से पहले एक कार्यकर्ता ज्यादा समझता है। कार्यकर्ता ही चल रही है, कार्यकर्ता कुछ नहीं, बेचारे 20 साल 25 साल हो गए, दूसरी पार्टियों से आते हैं, कितने नाम गिना दूं मैं आपको, और आते टिकट पा जाते हैं। अभी देखिए मध्य प्रदेश में 2 उदाहरण हैं, दोनों कांग्रेस से आए, टिकट मिल गया उनको। देखिए ये खाली बीजेपी में नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से, राजनीति है, राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है, बिल्कुल सही है। आप बताइए, साम दाम दंड भेद चलता है तो फिर कांग्रेस विहीन, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस खत्म कर देंगे भारत से, ऐसा नारा क्यों दिया जाता है? देखो हर आदमी का एक समय आता है और जब तक कि किसी का अच्छा समय नहीं लिखा है तब तक कि वो कितना भी प्रयास कर ले उसको गद्दी नहीं मिलेगी। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो ये मुमकिन वर्ड दोनों तरफ अगर देखा जाए तो कभी भी कुछ भी मुमकिन हो सकता है। अभी आगे आगे देखो होता है क्या, तो इलेक्शन है, 400 पार की बात चल रही है, 400 पार, 500 400 पार। मुझे दोनों कैंडिडेट बताए 400 पार में। आपको पिछली बार जो थे 303 थे ना,
303 में से महाराष्ट्र में कुछ संभावना नहीं है, बिहार में संभावना नहीं है, बंगाल में संभावना नहीं है। आप बताइए, सबसे ज़्यादा हरियाणा में पूरे 10 में 10 थे आपके, राजस्थान में 26 26 थे, मध्य प्रदेश में 29 में 28 थे और गुजरात में 26 26 थे। बढ़ाएंगे कहाँ? देखिए, आप बंगाल में संभावना नहीं है, मुझे तो बंगाल पहले से कम होंगे, सब सर्वे बता रहा है। नहीं, सर्वे तो कुछ भी बता सकता है। सर्वे तो अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, उसमें भी बीजेपी को हरा रहा था। सर्वे तो ये भी बता रहा था कि आपके पास ना राजस्थान आ रहा है, ना छत्तीसगढ़ आ रहा है, ना एमपी आ रहा है, लेकिन तीनों क्षेत्र आए। तेलंगाना में भी देखिए, मैं ये बता रही हूँ, सर्वे के ऊपर हम नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर जो लाभार्थी हैं देश भर में, उन्होंने अगर ये यात्राएं कर रहे हैं, या कांग्रेस अगर इस बात की पैरवी कर रही है कि हम लेकर आ रहे हैं, तो इनकी यात्राएं वोटों की मात्राओं में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही हैं? इनको मैंडेट क्यों नहीं दे रहे? पब्लिक ने अभी हाल ही में कर्नाटक में मिला उनको, कर्नाटक में तेलंगाना में मिला उनको, तेलंगाना में मिला, लेकिन पैरेलल तेलंगाना में बीजेपी का वोट बैंक डबल हुआ। आप ये चीज देखिए। और आप बार बार बंगाल की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है बंगाल बहुत क्लीन रूप से, अगर संदेश खाली का आप मुद्दा देखें, या ममता जी ने और कांग्रेस का जो गठबंधन होना था वो कहीं ना कहीं विफल हो चुका है वहां पर। तो जहां पे एक रणनीतिक हिस्सा है हमारा, रणनीतिक जो वो रणनीति उनको उल्टी आएगी। लेकिन आप देखिएगा, बंगाल में भी बीजेपी लेके जाएगी, बिहार में भी एज बीजेपी को मिल रही है। बिहार तो पूरे थे ही आपकी। हाँ, बिहार में तो है ही है, वही आपने भी आंकड़ा दिया। और दूसरी तरफ बढ़ेगा, साउथ में भी बढ़ेगा। आप बताइए, मैं बताती हूँ कहाँ बढ़ेगा। बढ़ेगा साउथ में, बढ़ेगा डाउन लाइन साउथ में बढ़ेगा आपका। बिहार में तो जो है आपका कलकत्ता बंगाल में भी बढ़ेगा। साथ में मतलब यूपी के तो 80 बोलते हैं, यहाँ तक कि मुझे लगता है 77 78 के आसपास से वहां भी निकाल लेंगे सीट्स। उसके अलावा दिल्ली में 7 सीट लास्ट टाइम पहले भी थी, वो अब भी आएंगी, वो अब भी 5 दिखा रहे हैं वैसे। हाँ, सर्वे तो बढ़ाएंगी कहाँ? एक मिनट से आप बताइए, दिल्ली में 7 पूरी थी, हरियाणा में 10 पूरी थी, पंजाब में चलो 3 थी आपकी, मध्य प्रदेश में पूरी थी 1 छोड़ के, राजस्थान में पूरी थी आपकी, गुजरात में पूरी थी। बढ़ेंगी कहाँ आप सीटें आपकी? बढ़ेंगी कहाँ? जहाँ पर सीटें नहीं थी वहीं पर बढ़ावत चलेगी। और रही बात अभी ये चल रही थी ना, दिल्ली में 5 सीटें, दिल्ली में 7 सीटें। हाँ, इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये कुछ लोग इस बारी जो नाराज हुए हैं, जिनकी टिकटें कटी हैं, वो आपस में कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ करेंगे मोदी जी को डाउन करने के लिए। और मेरा ख्याल है, मेरा जो मानना ये है कि ये जो 3-4 टिकट कटी है वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि इन लोगों के ऊपर हमें विश्वास नहीं है। इन लोगों को विश्वास नहीं है। देखिए, आप बता, बाहर से कैंडिडेट इंपोर्ट कर रहे हो, आप उधार कैंडिडेट ला रहे हो और कार्यकर्ताओं टिकट काट रहे हो। ने कितने कैंडिडेट को बाहर से इंपोर्ट किया है? अभी दिल्ली में भी जो वितरण हुआ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को मिली है टिकट। और जो एक्चुअली जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि एक शफलिंग चल रही है बीजेपी के परिवार के अंदर, कि नई पीढ़ी को जो 2nd ऑर्डर है, 3rd ऑर्डर है, उसको सामने आके मंच दिया जाए। और उनकी कार्यशैली, जिस प्रकार से तीनों मुख्यमंत्री आए हैं राज्यों में, राजस्थान में और उसमें, तो वो देखा जा रहा है कि किस प्रकार से पिछले ऑर्डर के लोगों को सामने लाके उनको दायित्व दे के आगे। ठीक है, बहुत अच्छा बात कहा आपने युवाओं को आगे लाने के लिए। किंतु 75 से ऊपर 6 लोगों को टिकट मिला, हेमा मालिनी का नाम है, ऐसा क्यों? हेमा मालिनी क्या है ऐसा? देखिए, उन्होंने काम भारी कैंडिडेट मथुरा में, वो क्या किया उन्होंने? नहीं, काम किया है मथुरा में उनकी प्रसिद्धि है, सीट निकाल के दी है। आती थे नहीं कभी उनकी विनेबिलिटी है। आपको लगता है आती नहीं है? बिल्कुल आती है। अभी पीछे भी अगर आपने देखा हो तो बहुत बड़े कार्यक्रम वहाँ पे। कार्यक्रम होना अलग बात, जनता से रूबरू नहीं होती वो। नहीं, जनता क्षेत्र में नहीं जाती वो कहीं भी। देखिए, ऐसे बहुत से आपको एमपीज मिलेंगे जो क्षेत्र में ग्राउंड लेवल पे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन ऊपरी स्तर पे वो अपना योगदान के माध्यम से क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। क्षेत्र का विकास जनता इसी को जो आपने वर्ड बोला है ना कि उपस्थिति नहीं हो पाती है, इसी का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि अगर जो क्षेत्र में जनता, जैसे दोबारा फिर से टिकट मिल गई है, तिबारा फिर से टिकट मिल गई है, तो सिर्फ मोदी जी के नाम पे मिल रही है। और मुझे नहीं लगता इस बारी जो है टिकट का उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जनता से ऊपर कोई भी पार्टी नहीं होती, कोई भी बंदा नहीं होता है। अगर जनता चाहेगी तो उसको जिता सकती है, जनता चाहेगी तो हरा सकती है। हाँ, अगर गारंटी कहाँ है में? नहीं, मोदी जी गारंटी ले रहे हैं कि हमें काम करके दिखाऊंगा, लेकिन अगर जनता ही नहीं देगी वोट तो मोदी जी क्या कर सकते अकेले? जनता जो नहीं दिखाई कैसे जीतेंगे? देखिए, पहले से एजम्पशन करना कि जनता वोट नहीं देगी, पहले से एजम्पशन मैंने वैसे भी
जनता से मिलती नहीं है बिल्कुल भी वो। नहीं, वो आपकी बात, ये आप मानते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ, आती नहीं है तो मिलेंगी कहाँ से, आप बताओ। मैं देखिए व्यक्तिगत मैं किसी पे टिप्पणी इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि उस विषय में मेरे को ज्ञान नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि ये जो चुनाव हो रहे हैं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद को केंद्रित में रख के नेतृत्व को देखते हुए हो रहे हैं। वही विपक्ष के पास एक सशक्त नेतृत्व नहीं है जो भारत को आगे ले जा सके। और 10 साल में जो मोदी जी की राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परफॉर्मेंस रही है पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, आप वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नेता विश्व स्तर पर हैं। और उसके साथ तो कह रहे हैं कि उन्होंने मतलब प्रॉक्सी है, ये पैसे देकर आई है। अरे पैसे दे के 8.4 मीडिया खरीद रखा है तो कहते हैं, इतना बड़ा आरोप लगाते हैं वो तो। अगर इतना आसान होता मीडिया को खरीदना और अपनी बात आगे चलना तो मोदी जी से ज़्यादा सशक्त और पावरफुल तो और नेता और देश में ही है विश्व के अंदर, लेकिन क्यों इनका नाम आ गया? और वहाँ पे मीडिया का फ्री हैंड है मीडिया को, और यहाँ का भारत का मीडिया फ्री हैंड नहीं है। G20 की अध्यक्षता के साथ जो भारत का विश्व पटल पर जो कॉमन कंसेंसस के साथ 20 बड़े देशों के साथ बना, क्या आप उसको भी मीडिया का G20 से बड़ा याद दिलाया। G20 में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, अमेरिका की मीडिया की कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, और बाइडेन को जाकर के ताइवान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, बताया कि भारत में मीडिया को स्वतंत्रता नहीं है। देखिए इस विषय में मेरे को ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से बाकी और इंटरनेशनल मीडिया कहीं भी कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज हुई है और कवरेज होना अलग बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूं जो मैं उस बारे में आपको कुछ बता पाऊं। और सबसे बड़ी बात ये खाली G20 की अध्यक्षता के साथ जो कॉमन कंसेंसस के साथ इन सारे ही 20 देशों के साथ हमारे जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे हमारी जो साझेदारी हुई है उसका स्तर पूरा विश्व स्तर पे दिख रहा है। आप देखिए किस प्रकार से वॉर जोन से आधे देश गुजर रहे हैं और वहां से बहुत सेफ साइड में हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों को बाहर लेके आए। मोदी कहते हैं भाग्यशाली हूं मैं, भाग्यशाली साथ जुड़ो, और मेरा भाग्य डीजल सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया है। खुद कहा उन्होंने पहले। नहीं, इसमें भाग्यशाली का खुद कहा मोदी जी ने कि मैं भाग्यशाली हूँ। इस संदर्भ में मुझे कंटेक्स्ट नहीं पता। देखिए डीजल पेट्रोल सस्ते पेट्रोलियम होने के कारण उन्होंने कहा था। देखिए ठीक है वो बोला होगा उन्होंने, लेकिन उसके साथ अगर पैरेलल आप भारत के विकास को देखें तो टेक्नोलॉजी शेयरिंग है। नितिन गडकरी जी इथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन की बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात करते हैं, सोलराइजेशन की बात करते हैं, तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी शिफ्टिंग और शेयरिंग दोनों ही हो रही है। और आज ये है कि आपका यूपीआई आप विश्व आपसे बिल्कुल सही कहा आपने। इनसे लूंगा पहले कहा, बताइए यही तो विपक्ष कह रहा है कि सब बड़े लोगों के लिए जा रहा है, सब बड़े पूंजीपति धनाढ्यों के लिए जा रहा है, आम आदमी गरीब आदमी पिस रहा है, और उसमें गरीब मध्यम वर्ग का जो व्यापारी वो पिस रहा है, उसके लिए अंधकार है, उसके लिए किसानों के लिए अंधकार है। तो ये आपके पास डेटा नहीं है? नीति आयोग की अभी रिपोर्ट आई है। नीति आयोग तो सरकार कुछ भी कहलवा देती है, कहते हैं वो। मैं नहीं कह रहा, विपक्ष कह रहा, मेरा नहीं कही आप, विपक्ष कहता है। नहीं, विपक्ष का तो चलिए, विपक्ष तो जो कह रहा है मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो विकास चिल्ला कह रहे हैं सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा महंगाई है, और सबसे ज्यादा गरीब होता जा रहा है, और छोटे व्यापारी खत्म। देखिए राहुल गांधी जी एक अपना नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं जो वास्तविकता में धरा पे कहीं भी यथार्थ में है नहीं, और बेरोजगार तो सबसे बड़े वही हैं। समय अगर ये समझने की आवश्यकता है कि इतना सब होने के बाद भी वो सेटल नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5% गरीबी रेखा जो मार्जिन है गरीब और अमीर का वो कम हुआ है। और ये जो तो कम हुई है 27 रुपए, किसान की आय 27 रुपए है। डॉक्टर साहब किसान की आय 27 रुपए है। नहीं सर, कोई किसान की आय, आप किसानों की जो स्थिति है एज पर यूपीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट में जमीन और आसमान का फर्क है। उनकी आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए साथ साथ नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में व्हाइट आप रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। उसके साथ साथ आप ये चीज देखिए जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बढ़ रहा है। आपके टाइम पे 1 एम्स थे, आज 15 नए 16 एम्स आ रहे हैं। या IIT काम नहीं कर रहे, सारे मरीज दिल्ली से आ रहे बार कहाँ आ रहे हैं? लगी दिल्ली में, सड़क के किनारे सोते रात को, बताते हैं वो। सड़क की राहुल गांधी स्पष्ट कहते हैं, देखिए हमारे एम्स बनाया तो सारे देश से लोग आते हैं, सड़क पर सोते रहते हैं, एम्स की व्यवस्था नहीं। एक मिनट साहब, आपका कहना एकदम ठीक है कि जनता सड़क पर सो रही है। एम्स के सामने 6 महीने में नंबर आता है, 6 महीने में नंबर आता है, लेकिन वो 6 महीने में नंबर किसका आता है? मरीज का नहीं आता है। मरीज का नंबर तो पहले से ही लगा हुआ है, मरीज का इलाज तो पहले से ही चल रहा है। बाहर सोने वाले कौन है? जो बाहर के जो भिखारी हैं, जो बेकार के लोग हैं, जिनको ऐसा नहीं कह सकते भाई साहब, ऐसा नहीं कह सकते। बता रहा हूँ आपको, जो मांगने वाले हैं, चलो मैं भिखारी नहीं कह रहा हूँ, जो मांगने वाले ये गलत शब्द बोल रहे हैं। बाहर से लोग आते हैं, 6 महीने में डेट मिलती है उनको ऑपरेशन की। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, मैंने खुद जाकर देखा है, वहां पर लोगों को फ्री में खाने को मिल रहा है, फ्री में रहने को मिल रहा है।
जमीन में लेटे हुए हैं, सुविधाएं मिल रही है, इसलिए वहाँ फालतू के लोग भी लेटे हुए हैं। हाँ, जिनका इलाज चल रहा है उनका अंदर इलाज चल रहा है, ये आप जाके सर्वे कर लेना। मैंने खुद देखा हुआ है, मैंने खुद सर्वे किया हुआ है कि मैंने कहा भैया सारे तुम लोग यहाँ पर लेटे हो, क्यों लेटे हो? आपका मरीज। मेरा प्रश्न ये नहीं था, आप जो पता दूसरी जगह ले गए, जो एम्स सब जगह हैं, पूरे देश में एम्स बन रहे हैं, इस एम्स में इतनी भीड़ क्यों? देखो, दिल्ली एम्स में इसलिए है कि यहाँ के डॉक्टर्स और यहाँ की मशीनें बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग। यही तो वो राहुल गांधी कहते हैं कि पहाड़ नाम के लिए एम्स है, एम्स तक अकेला दिल्ली का जो हमने बनवाया था। ऐसा है, अभी वर्किंग में राहुल गांधी जी की है नहीं, और कुछ विकास, क्योंकि अभी अंडर विकास भी हो सकता है। दूसरा, मेडिकल लाइन एक ऐसी है कि जब एक डॉक्टर के साथ आपकी एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है, उसको आपको भरोसा हो जाता है, तो एक और उसी नाम से वो चलता है। तो नए डॉक्टर्स जब आएंगे, जब उनका अनुभव होगा कि इलाज उनकी प्रक्रिया बहुत अच्छी है, तो एक टाइम लगता है एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी में, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ भी होती है कि डॉक्टर की अपनी कुशलता के ऊपर भी मरीजों की जो संख्या है बहुत उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। राहुल का क्या व्यवस्था लगता है अंत में? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी का मैं बाहर से देखती हूँ कि एक व्यक्ति हैं जो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए और उनको मंच मिला, लेकिन क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट नहीं था, योग्यता नहीं थी उस मंच के, मैं उनको अदरवाइज जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ तक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो राजनीति को अभी उनको और समझना पड़ेगा और मंथना पड़ेगा और नव देश की समझनी पड़ेगी। और ये अनर्गल बयान बिना तथ्यों के और झूठे बयानों से बचना पड़ेगा। एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स और विजन के साथ आगे बयान देंगे तो मेरे ख्याल से वो देश के लिए ज़्यादा योगदान और एक नेता के रूप में उभर सकते हैं। लेकिन आई जस्ट डोंट नो उनकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है। बहुत ही ज़्यादा अनर्गल बयान और बिना किसी यथार्थ के, बिना किसी ज़मीनी ज्ञान के अगर वो देते हैं तो। डॉक्टर साहब बता दूं मैं यहाँ पे, पहले भाई का बयान ले लो, बताऊंगा राहुल गांधी का व्यवस्था है। समय आने पर पता चल जाएगा आपको। समय किसी का भी बुरा नहीं आता, और जब किसी का बुरा नहीं दिन होता है तो अच्छा भी दिन नहीं होता। तो इसलिए समय का इंतजार करिए। राहुल गांधी का समय जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल मोदी युग है, तो मोदी युग में मोदी जी के नाम नारा चल रहा है, 100 पार हमारा चल रहा है, 500 पार हमारा चल रहा है। मोदी जी है तो मुमकिन है आज की डेट में आप सिर्फ मोदी जी की बात करें, राहुल गांधी जी की बात अभी ना करें तो ठीक है। राहुल गांधी, आपको बता दूं, करीब 90 चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद मैदान में डटे हुए हैं। उनका कहना जितने चुनाव में हार के मैदान में डटा हुआ हूँ, बीजेपी का एक आदमी दिखा दो इतने चुनाव हारने के बाद मैदान में डटा हो। नहीं, अच्छी बात है उनकी फाइटिंग स्पिरिट। हाँ, वो उसको मैं एग्री करती हूँ, उनकी फाइटिंग स्पिरिट है कि उन्होंने घुटने नहीं टेके हैं। ठीक था, सीखेंगे, ऐसे ही सीखेंगे। इंडिया और एनडीए गठबंधन में क्या क्या उम्मीद करती हैं इस समय? देखिए, एनडीए निश्चित रूप से मैं समझती हूँ, गठबंधन की अगर बात करी जाए तो 350 का तो पार एनडीए बड़े आराम से कर जाएगी, इतना मैं मानती हूँ। कितना जी? 400 पार। 400 पार एनडीए, 400 पार। चलिए, ये थे डॉक्टर नीति और सुनील खुर्चंद जी। इन्होंने बताया कि एनडीए 350 और 400 पार कर जाएगी, और राहुल गांधी का भविष्य, ये कहते हैं कि फ्यूचर हो सकता है आगे अच्छा हो। फिलहाल तो अभी मोदी की जय जयकार हो रही है, मोदी की गारंटी चल रही है, मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है। बने रही द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।